हमें यदि डेटा एनालिटिक्स बनना है या डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर बनना है तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक अच्छे खासे एक रोड मैप को फॉलो करें। और ये रोड मैप की मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में बताऊं जिससे कि आप इजी स्टेप में समझ सकें। तो एक काफी कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मुझे क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मास्टर्स करना है या फिर एमटेक करना है या आपको डॉक्टर में डीएम करना है, यदि आप मेडिकल फील्ड से आपको डीएम बनना है तो आपको एमबीबीएस पहले करना होता है। ठीक है। और एमटेक यदि आपको करना है तो पहले आपको इंजीनियरिंग करनी होती है। वैसे ही यदि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको डीए की स्किल्स आना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पहली अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे कंप्लीट स्किल्स है। काफी कुछ मशीन लर्निंग या एआई होता है, मशीन लर्निंग या एआई के कुछ सेगमेंट होते हैं जिसमें हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं तो हम लोग डेटा साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए काफी कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ यहाँ पे रोड मैप में। इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स या विजुअलाइजेशन टूल्स सब सीखने के लिए हमें कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। फिर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड पार्ट डेटाबेस में कि डेटाबेस में क्या क्या हमें कौन सा डेटाबेस पढ़ना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी कमांड हमें होनी चाहिए। फिर हम लोग फोर्थ पार्ट अदर इंपॉर्टेंट स्किल जैसे स्टैटिक्स, एडवांस एक्सेल में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, इसमें डिटेल में आपसे बात करूंगा मैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्यों हम लोग का डेटा एनालिटिक्स वर्क क्या करता है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिटेल में देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या हमारे लिए कंट्रीब्यूशन होता है डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए। और एक काफी कॉमन क्वेश्चन कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है। और इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या लाइफ साइकिल होती है हमारी डेटा साइंस इंजीनियर बनने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि क्या क्या वर्क करता है यहाँ पे हमारा डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स, और सैलरी और जॉब वैकेंसीज कैसे हम लोग को किसकी ज्यादा होती है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये काफी डिटेल डिस्कशन हम लोग इसकी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये वीडियो काफी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप पेशेंसफुली पूरा के पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। फिर मैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जो विजुअलाइजेशन टूल्स है, इसको यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि और कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैबलू है, पावर बीआई है, ज़ूहू है, काफी सारे टूल्स हैं। और हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई ही क्यों यूज करना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा, एक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। ये एंड टू एंड पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, इसको मैं आप लोग को करना सिखाऊंगा पावर बीआई के अंदर। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हमारा डेटा एनालिटिक्स के रोड मैप के अंदर डेटाबेस में सिक्वल और नॉन सिक्वल डेटाबेस कैसे और कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, ये कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, जैसे एसक्यूएल जो होता है, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, और मंगोडीबी जो होता है नो नो एसक्यूएल होता है, मतलब कि नॉन सिक्वल डेटाबेस होता है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ इस रोड मैप के अंदर ही। आपको ये रोड मैप देख लेने के बाद कहीं भी और दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा कमांड तो नहीं लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लाइब्रेरीज होती है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम हमें किस लाइब्रेरी पे देना चाहिए, कितने वीक का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये सब चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा। गिटहब के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं इस रोड मैप के अंदर ही। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे और हमारी इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी हो सकती है। जैसे स्टैटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एडवांस एक्सेल को कितना टाइम देना है, और हम लोग को यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारा मोटिवेशन किस तरीके से बनाए रखना है, और यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, स्टैटिक्स से कैसे कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो देखिए वापस हम लोग अपने फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे फर्स्ट स्लाइड में कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स क्या होता है, तो मैं अभी आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूं। जैसे कि पावर बीआई, यार ये जो टूल्स होता है ना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, यहाँ पे ना काफी सारे इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं। इसमें हम लोग को जो पढ़ना होता है केवल और केवल एक टूल पढ़ना होता है, ये सारे टूल्स नहीं पढ़ने होते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस जो रहता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई पे होता है, ठीक है।
फिर हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो होता है हमारा डेटाबेस का। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इंटरव्यू भी में भी काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एक डेटा साइंस या डीए बनने के लिए जो डेटा होता है इसमें काफी जरूरी होता है कि आपको डेटाबेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना काफी ज्यादा आपको ना मास्टर्स नहीं करना होता है, ठीक है, आपको इसमें मास्टर नहीं बनना होता है। यहाँ पे आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जिसमें से आप एक होता है पाइथन या आर, जिसमें से हमेशा हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम लोग पाइथन पढ़े। पाइथन क्यों पढ़े, इसलिए जरूरी हो जाता है हमारा ईडीए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ लाइब्रेरीज हमें पढ़ना होता है जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है, और यदि आपको डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना है तो आपको पाइथन ही प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने पावर बीआई को चूज किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पाइथन देखेंगे, और सीक्वल डेटाबेस के अंदर हम लोग माई एसक्यूएल जो है हमारा जो डेटाबेस है इससे हम लोग देखेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को ओवरव्यू दिया, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए और स्टेप 3 क्या होना चाहिए। सेकंड फोर्थ स्टेप जिसमें हम लोग बात करेंगे कि और कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए डीए इंजीनियर बनने के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है स्टैटिक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको एक छोटा सा बेसिक सा मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लर्न करने के लिए, जिसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद होता है आपके पास एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल की कुछ स्किल्स होती है, कुछ आपको यहाँ पे नॉलेज रखनी चाहिए, जिसमें आपको कहाँ पे क्या कैसे पढ़ना है, कितना टाइम आपको देना है, ये मैं आपको इस रोड मैप के अंदर बताने वाला हूँ। फिर हम लोग चलेंगे डेक्स के बारे में, कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो पावर बीआई के लिए कुछ क्वेरीज लिखने के लिए यूज होती है। उसके बाद आपको कुछ स्किल्स जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक डीए इंजीनियर को कई बार कम्युनिकेट करना पड़ता है उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ, ओनर के साथ, जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे। तो यार इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट आखिर वर्क क्या करता है। तो देखिए यार, यदि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या फिर किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी होगी। इस सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोग को जो प्रोजेक्ट मिलेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारा एक प्रोजेक्ट ओनर का, या हम लोग कह लें उसको क्लाइंट का या डोमेन एक्सपर्ट का। इस प्रोजेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना वो क्या होता है कि आप लोगों को जो प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, डेटा मिल रहा होता है, इस डेटा के थ्रू हम लोग को यहाँ पे कई सारे डिसीजन लेना होते हैं। इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर को, डिसीजन मेकर को यहाँ पे कई सारे यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जियो या अमेजोन का। जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी या फिर उनके बोर्ड को कोई डिसीजन लेना हो कि कहाँ पे हमने ज्यादा स्टोर्स ओपन करने, कौन से शहर में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, या अमेजोन के यहाँ पे कुछ हमारे बोर्ड मेंबर को डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पर ई कॉमर्स साइट में किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, हमारे प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं, लॉस कैसे हो रहे हैं। तो बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक डेटा एनालिस्ट की होती है। ये काफी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा एनालिस्ट को एक काफी छोटा सा रोल जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बट काफी ज्यादा यहाँ पे जो डिसीजन होता है इस डेटा के आधार पे ही लिया जाता है, जिसकी एक कंप्लीट यहाँ पे लाइफ साइकिल होती है, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले हम लोग जान लें कि एक डेटा एनालिस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किस तरीके से होती है। तो देखिए, जैसे कि एक डेटा है, वो हमारे क्लाइंट या फिर डोमेन एक्सपर्ट जो है वो काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज करता है, प्रोजेक्ट पे इनपुट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जो डेटा होता है, इस डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है, इनका बिजनेस प्लान क्या है, इसे हमें एक रिक्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पे समझना होता है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में जो भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि आखिर यहाँ पे हमें किस तरीके का आउटपुट देना है। यहाँ पे जो हमारा एंड होता है प्रोसेस, इसको हम लोग डैशबोर्ड, जो हम लोग को विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनानी होती है यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए, ये हमारा एंड पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। स्टार्ट पार्ट कैसे होता है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से हम लोग को यहाँ पे टूल्स यूज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है डेटा एक्वायर, जिसको हम लोग ईटीएल कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग को डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, जिसको हम लोग ईडीए प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे डेटा साइंस इंजीनियर की काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट हमें जो अभी जो फोकस करना है वो यहाँ पे डीए, मतलब कि डेटा के विजुअलाइजेशन पे फोकस करना है, ठीक है। इस पे मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, जिसपे आपको पता चल जाएगा फीचर इंजीनियरिंग क्या करनी होती है, मॉडल क्रिएशन के अंदर क्या करना होता है। इसको हम लोग कंप्लीट
डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि डेटा एक्वायर करने के लिए आपको, जैसे आप लोग यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं ETL का स्टेप, इसको मैं आगे आपको चल के बताने वाला हूँ कि डेटा इंजीनियर कैसे ETL में एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, लोड करता है, इसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि एक डेटा इंजीनियर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेटा एनालिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डेटा साइंटिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने वापस से उस स्लाइड पे चलते हैं जिसको हम लोग समझ रहे थे कि एक डेटा एनालिस्ट का क्या वर्क होता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक जो क्लाइंट होता है या हमारा डोमेन एक्सपर्ट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है ये जो है डिस्कस किया जाता है इनसे कई बार, और यही हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी ले रहे होते हैं, क्योंकि यही हमें इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ जाएं कि एक क्लाइंट को या डोमेन एक्सपर्ट को एक जियो ने हमारे साथ असाइन कर दिया कि भाई वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या इनकी इंफॉर्मेशन है, क्या इनके बिजनेस प्लान्स हैं। हम लोग एक रिक्वायरमेंट में समझेंगे कि इनकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसको कम्युनिकेट करने के लिए डेटा एनालिस्ट जो होता है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि इस कम्युनिकेशन गैप यदि हो जाएगा तो इसे प्रॉपर तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा एक हमारा डीए इंजीनियर। लेकिन आजकल बिजनेस एनालिस्ट को अपॉइंट कर दिया जाता है एक डीए के लिए, जो एक बिजनेस को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सके, और उसके बाद इंफॉर्मेशन डेटा एनालिस्ट डीए तक आए। तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझनी होती है। इस रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डिलीवरी हम लोगों को देना होता है एक डोमेन एक्सपर्ट को, हम लोगों को कई बार डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है कि वो क्लाउड या एपीआई की शेयर करे, बिग डेटा और हडूप को यहाँ पे शेयर करे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके प्रोजेक्ट का आउटपुट देते हैं, जिस प्रोजेक्ट के आउटपुट से हमारा एक ऑटोमेटेड लाइव डैशबोर्ड बनता है, जिससे कि डिसीजन मेकर या स्टेक होल्डर या फिर हमारे क्लाइंट या डोमेन एक्सपर्ट जो है एक यहाँ पे डिसीजन ले पाते हैं इस डैशबोर्ड को देखते हुए। तो आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे कि एक डेटा एनालिस्ट क्या वर्क करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और ये कंप्लीट एक लाइफ साइकिल का ना एक पार्ट होता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको ही हर काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको डेटा साइंस की लाइफ साइकिल के बारे में बता दूंगा आगे चल के, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं एक डीए डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या फर्क होता है, जिसको हम लोग समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि पीओएस सॉफ्टवेयर या फिर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। पीओएस सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जहां पर किसी कस्टमर का जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर होता है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है जहां पर किसी कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा क्लेम उन्होंने लिया है, ये सारा डेटा एक डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर होता है। ये डेटा जो है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। बट कुछ अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, जैसे कि हमारे पास पीडीएफ डेटा होता है या फिर कुछ हमारे पास मेमोरी इमेजेस फॉर्मेट में डेटा होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा होता है। इस डेटा को एक डेटा वेयरहाउस के अंदर डाला जाता है, जिसके लिए हम लोग को ईटीएल प्रोसेस करना होता है। इस ईटीएल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस लाइफ साइकिल के अंदर, जहां पर हम लोग डेटा को एक्विजिशन कर रहे थे। इसको हम लोग ईटीएल प्रोसेस कहते हैं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना और लोड करना, मतलब इस डेटा को इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना जहां पर हमारे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जो है इस डेटा को यूज करके इस पे वर्क कर सके। ये वर्क होता है हमारा एक डेटा इंजीनियर का। और एक जो डेटा इंजीनियर हमारा होता है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए या उसको अच्छा खासा जो नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको बिग डेटा, हडूप, इन्फॉर्मेटिका, इन सारे टूल्स का जो नॉलेज है डेटा इंजीनियर को होना चाहिए। यदि हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझें, तो यदि आप कोई शेफ हैं और आपको कोई रेसिपी प्रिपेयर करनी है, तो उसमें यूज होने वाला वेजिटेबल को अरेंज करना और एक वेयर हाउस तक लेकर आना ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, वो वर्क होता है एक डेटा इंजीनियर का। ठीक है, और उस रेसिपी पे काम करना और उस रेसिपी को एक रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से करना एक डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है, या फिर डेटा इंजीनियर को हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कह सकते हैं, जिसके पास जावा जैसे कोडिंग लैंग्वेज, बिग डेटा, हडूप की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। लेकिन जब एक बार डेटा वेयर हाउस के अंदर आ जाता है, तो यहाँ से डेटा पे काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक डेटा साइंटिस्ट की होती है या एक डीए इंजीनियर की होती है। एक डीए इंजीनियर जैसे कि उसको नॉलेज होना चाहिए एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की, जैसे टैबलू या पावर बीआई की या एक्सेल की, एसक्यूएल की, और पाइथन की कुछ लाइब्रेरी होती है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे नमपाई, पांडा, कुछ पाइथन की लाइब्रेरी को जानना उसके लिए काफी जरूरी होता है। इसके बाद डेटा एनालिस्ट से जो हमारा जो सफर चालू होता है वो डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाता है, जिसमें आपको और ज्यादा एडवांस फॉर्मेट, पाइथन की और कुछ एडवांस लाइब्रेरी पढ़ना होता है,
डेटा क्लीनिंग आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसमें कि आप एक डेटा पे साइंस अप्लाई कर सके, जिसमें जो डेटा है काफी वैल्यूएबल यूजफुल हो पाए। यदि मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूं तो और या जॉब वैकेंसी की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भी इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट की जो सैलरी होती है वो एक्स है, जैसे कि हम लोग एज्यूम करते हैं वो 6 LP है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी होगी वो जो बाद में जो सैलरी होगी या फिर डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी चल रही होगी वो 1.5x होगी या फिर 2x होगी, मतलब कि वो 9 लाख होगी या 12 लाख होगी। क्योंकि आपको डेटा साइंटिस्ट की तरफ आने के लिए कुछ और एडवांस स्किल्स डीए को एड ऑन करनी होती है, ठीक है। तो आपका जो पहला फॉर्मेट या पहला स्टेप होता है इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए वो डेटा एनालिस्ट का होता है, फिर आप डेटा साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को डेटा इंजीनियर क्या वर्क करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या वर्क करता है और डेटा एनालिस्ट क्या वर्क करता है ये आपको क्लियर हो पाया होगा। और इस रोड मैप में जाने से पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि इस रोड मैप को स्टार्ट करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप तीनों में से किस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। यदि आप डीए की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आप इस रोड मैप को फॉलो करें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहाँ पर एक डीए का रोड मैप प्रोवाइड कराना ही हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल रही होगी जो कि आपको YouTube के अंदर मिलेगी, और हमेशा ये प्लेलिस्ट अपडेट मिलेगी आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, जिसके लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर इस रोड मैप के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पावर बीआई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, पावर बीआई का यूजर इंटरफेस कैसे होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे कि जैसे हम लोग पावर बीआई में चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉलम चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट कैसे बनता है, डोनट चार्ट कैसे बनता है। यहाँ पे पूरे टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल, इस तरीके से सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे पावर बीआई के और यहाँ पे डीए के। इसी तरह से हम लोग एक के बाद एक सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे होंगे पावर बीआई के। लेकिन आप लोग यहाँ पर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप YouTube में यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा हमारी जो लिस्ट है जिसमें हम लोग को लगता है कि किस टॉपिक को अपडेट करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो अपडेट प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। यदि आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। देखिए, हमेशा हमें एक लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और असेसमेंट मॉडल की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड का मॉडल ये है कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को एक अच्छा एलपीए प्रोवाइड करना है, मतलब एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करना है। तो उसकी लर्निंग होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए और असेसमेंट होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, जहां पर आपको लर्निंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज या क्विज मिलेगा, आपको यहाँ पे प्लेसमेंट टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको डाउट असिस्टेंस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एलपीए मॉडल से हम लोग चलेंगे यहाँ पे हमारे हायरिंग की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को हायरिंग के लिए हमारा जॉब पोर्टल भी प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए तो इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और आप लोगों को लाइव यहाँ पे वर्कशॉप भी मिल रही होगी, जिसमें आप लेटेस्ट वर्कशॉप देख सकते हैं और उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग हमारे इस रोड मैप पे चलते हैं। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे जो 4 स्टेप्स हैं, जिसमें आपको डीए इंजीनियर बनने के लिए 4 फॉलो स्टेप्स रोड मैप में फॉलो करने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल था, सेकंड डेटाबेस था, थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, फोर्थ अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स था। तो एक के बाद हम लोग एक इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का। यार ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, ये सबसे पहला पार्ट होता है कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स पढ़ सकते हैं आप। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस होते हैं वो होता है पावर बीआई और टेबलू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे क्लिक व्यू या क्लिक सेंस इसको कहते हैं, उसकी तरह से जू होता है, आईबीएम का यहाँ पे विजुअलाइजेशन टूल्स होता है, टेबलू होता है, पावर बीआई होता है। यदि आप सर्च भी करें ना तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो पावर बीआई होता है और टेबलू होता है। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस करूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि पावर बीआई वो लोग चुने, क्योंकि पावर बीआई के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ है। और यदि माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ है तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पर एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सेल को इंटीग्रेशन करने का एडवांटेज, डेटा की कनेक्टिविटी का एडवांटेज, विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से यूज होने का एडवांटेज और माइक्रोसॉफ्ट के साथ अफोर्डेबिलिटी का एडवांटेज। तो इस तरीके से काफी सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं यहाँ पे पावर बीआई के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर या फिर इसी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ये रोड मैप का वीडियो है जो काफी डिटेल में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं,
इसमें इसके अंदर इस प्लेलिस्ट के बाद में आप लोगों को सारे टूल्स बताने के बाद, एक के बाद एक टूल्स बताने के बाद कि जैसे टेबल कैसे बनता है, ये आपका चार्ट कैसे बनता है, यहाँ पे आपको पाई जो आपको चार्ट बन रहा है, डोनट चार्ट बन रहा है, ये जो मैप बन रहा है, ये कंप्लीट आपको मैं एक एक करके बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद एक हम लोग एंड टू एंड यहाँ पर कंप्लीट एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे जहां पर हम लोग अमेजॉन का सुपर ग्लोबल स्टोर का या फिर एक जैसे कह लें जियो मार्ट का एक रियल यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रोड मैप की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमारे रोड मैप का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा डेटाबेस। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जहां पर हम लोग जो बात करते हैं आरडीबीएमएस की बात करते हैं। आर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा रिलेशनल। ये जो आर आप देख रहे हैं ये एसक्यूएल के अंदर रिलेशनल का जो फुल फॉर्म है इसको आरडीबीएमएस डेटाबेस कहते हैं। इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सिक्वल और नॉन सिक्वल डेटाबेस क्या होता है। तो जो सिक्वल डेटाबेस होता है वो हमारा एसक्यूएल होता है, जैसे कि माई एसक्यूएल हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पे डीए के रोड मैप के लिए, ठीक है। और ये किंग है, ठीक है। पूरे इंडस्ट्री के अंदर 70% जो एसक्यूएल ही यूज हो रहा है और ये हमारे डीए का किंग है। बट जो हमारा नो एसक्यूएल है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम लोग इंटरव्यू में कभी जाएं इस रोड मैप का एनालिसिस करें तो हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, सिक्वल या नॉन सिक्वल डेटाबेस पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले एसक्यूएल डेटाबेस ही पढ़ना होता है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर 70% जो है एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं जो काफी इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि आरडीबीएमएस डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इन एम्प्लॉय लोगों की कुछ आईडी होगी, ठीक है। इन एम्प्लॉय का कुछ नाम होगा, इन एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट होगा या ईमेल आईडी होगी या कोई बर्थडे होगा या उनकी पर्सनल डिटेल्स होगी। अब मुझे इस टेबल से एक रिलेट करके एक रिलेशनल दूसरा टेबल बनाना है कि इन एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का कोड क्या है, इन एम्प्लॉय की आईडी है, वो एम्प्लॉय किस किस लोकेशन में वर्क कर रहा है। तो ये तरीके का जो पूरा डेटा है ना, इसको हम लोग यदि बात करें तो इसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे, ठीक है। और ये जो डेटाबेस जिस प्रिंसिपल पे काम करता है जो है प्रिंसिपल उसको हम लोग एसिड प्रिंसिपल कहते हैं। और जो नो एसक्यूएल डेटाबेस जो काम करता है उसको हम लोग बेस प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तब जब मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ तब, ठीक है। बट आप लोग को ध्यान रखना है कि 70% इंडस्ट्री जो यूज कर रही है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रही है जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है और हम लोग को यही चीज पढ़ना होता है डीए इंजीनियर के लिए। बट हमको ये जानना जरूरी होता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस या मोंगोडीबी डेटाबेस का क्या फायदा होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि एक फील्ड, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे थे ना कि एम्प्लॉय आईडी बन रहा है और यहाँ पे हम लोग को एक अलग अलग टेबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो जिसको हम लोग एक डॉक फॉर्मेट में या एनकैप्सुलेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग इसको एक फील्ड बना लेते हैं जो एक एम्प्लॉय की फील्ड होगी, ठीक है। इस पे जो वैल्यू है अलग अलग वैल्यू एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, एक कोड के फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू अलग अलग होगी। तो आपको जो ये कंप्लीट डेटा का जो टेबल बनाना है इसको आप इजी फॉर्मेट में यहाँ पे बना सकते हैं। इसके एक अलग एडवांटेजेस है और इसके एक अलग एडवांटेजेस है। बट आपको जो फोकस करना होता है एक रोड मैप के अंदर डीए के अंदर वो MySQL के अंदर ही फोकस करना होता है जिसकी लर्निंग स्किल्स आपके लिए सफिशिएंट होती है। बट आप अपग्रेड करना चाहे तो बाद में आप NoSQL डेटाबेस की तरफ भी जा सकते हैं। कई बार कॉमन क्वेश्चन होता है एसक्यूएल डेटाबेस या सिक्वल या नॉन सिक्वल डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू एक बार क्लियर कर सकते हैं। या कई बार एसिड और बेस प्रिंसिपल को देख लिया जाता है या पूछ लिया जाता है यहाँ पर इंटरव्यू में, जिसमें यहाँ पर मैं आप लोग को बताया हूँ बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली कंसिस्टेंस, इसका फुल फॉर्म होता है बेस का, ठीक है। बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली कंसिस्टेंस, इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे बट इस रोड मैप में नहीं करेंगे, आगे आने वाली प्लेलिस्ट पे डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल पे काम करता है एसक्यूएल डेटाबेस वो एसिड प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी की तरफ। यही इसका एडवांटेज है एसक्यूएल डेटाबेस का। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आगे आने वाली प्लेलिस्ट पे। अब हम लोग चलते हैं अपने इस डीए के रोड मैप के नेक्स्ट स्टेज की तरफ जो है वो होने वाली है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर पावर बीआई देख लिया, पावर बीआई सीख लिया। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जहां पर हम लोग डेटाबेस में MySQL पढ़ लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पाइथन लैंग्वेज के अंदर कि पाइथन के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना होता है। देखिए पाइथन के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें हर चीज जो पाइथन में मास्टर्स नहीं करना होता है। पाइथन में हमारे पास वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाइथन पढ़ने के लिए, और मेरा प्रेफरेंस है कि आप आर ना पढ़े पाइथन ही पढ़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल लाइब्रेरी होती है जैसे numpy,
पांडास, मेटाप्लॉट लाइब्रेरी, साइपी, सीबॉन, क्योंकि ना जैसे मेटाप्लॉट लाइब्रेरी है ये मैप के विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। और ये सारी जो लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। और इस लाइब्रेरी में आपको जैसे आईडी होते हैं, इस लाइब्रेरी को पढ़ने के बाद आपको जैसे इसको रन करने के लिए आईडी होते हैं। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आपको जुपिटर नोटबुक, पाइथन, VS कोड, सबलाइन इस तरह की आईडी मिलती है। तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप लोगों को जुपिटर नोटबुक यूज करना चाहिए। और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, यूजर इनपुट, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए जिसको आपको पाइथन के अंदर पढ़ना चाहिए और इस लाइब्रेरी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो लाइब्रेरी है फर्स्ट 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट स्टेप होती है आपको डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर के लिए बनने के लिए। उसके बाद आपको और 5 लाइब्रेरी पढ़ लेनी चाहिए यदि आप डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं टॉप 10 लाइब्रेरी 6 7 8 9 10 नंबर की, पर आपको पहले अश्योर होना चाहिए 5 लाइब्रेरी पर आपको कमांड आ जाए जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। यदि आपके पास टाइम कम है, यदि आप 2 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं तो 1 मंथ सफिशिएंट है आपके लिए। यदि आप अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा रहे हैं तो आप इसको 1 वीक में या फिर 3-4 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इस लाइब्रेरी को पढ़ें और एक अच्छे खासे कैपस्टोन प्रोजेक्ट को डन करें यहाँ पर। और गिटहब के अंदर जहां पर आप 10 से ज्यादा कम से कम इंटरव्यू के लिए 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप जो है गिटहब के अंदर पब्लिश करें, जिससे कि आप अपने रिज्यूम के अंदर एक पोर्टफोलियो दिखा सके इस लाइब्रेरी के बारे में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि रिज्यूम के अंदर आप एक पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट को दिखा पाएंगे गिटहब के अंदर जो आपने यहाँ पे वर्क किया। तो आप इस लाइब्रेरी को पढ़ें जरूर और उसके बाद इस लाइब्रेरी पे प्रोजेक्ट बनाएं और इस प्रोजेक्ट को आप गिटहब के अंदर पब्लिश भी करें। तो आपको ये 5 लाइब्रेरी जो है उसे पढ़ लेनी है इस रोड मैप के अंदर सबसे पहले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स की तरफ। इस रोड मैप के अंदर हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारी अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है जिसमें हम लोग को एडवांस एक्सेल्स पढ़ना होता है, इसमें आपको कितना टाइम देना चाहिए और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ये हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स में हमारा जो पहला जो होता है स्टैक्स, सेकंड एडवांस एक्सेल्स, थर्ड जो हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एडवांस एक्सेल पे काफी ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। यदि आप 2 आवर्स पर डे पढ़ते हैं तो आपको 2 ज्यादा 3 वीक आपको स्टैटिक्स के अंदर देना है। यदि आपका 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है तो आपको यहाँ पर 2 से 3 वीक देना है और उसके बाद एडवांस एक्सेल में यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 वीक्स देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको जो हमारा LPA मॉडल है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसमें आपको एक प्रैक्टिसिंग का मॉडल मिलेगा जहां पर आप कम्युनिकेशन स्किल्स का मॉडल को सीख पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स का सबसे बड़ा पार्ट है। और आपको एक मोटिवेशन बनाए रखना है अपनी इस लर्निंग जर्नी पे कंप्लीट रोड मैप के अंदर। और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट कि आपको क्या क्या सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो यदि आपके पास बेसिक कंप्यूटर है जिसमें आपके पास i3 प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, तो ये सफिशिएंट होता है एक DA के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और आपको एक कंप्लीट लैपटॉप की जरूरत पड़ती है और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे पूरे रोड मैप को। और मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक्स से कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और एडवांस एक्सेल के कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। और एक DA के रोड मैप के बाद आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग या AI जैसे फीचर्स की तरफ जाना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए। ये बहुत ज्यादा टॉपिक दिख रहे हैं बट आप जब इसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये काफी कम टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। ये मैथ्स आपको बेसिक मैथ्स इसमें आना चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस एक्सेल में आप लोग जो यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, ये जो 10 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप और चाहें तो 5 टॉपिक्स और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आपको इजीली मिल जाएंगे और आपको 2 वीक से ज्यादा इसमें नहीं देना चाहिए। और अदर स्किल सीखने के लिए आप हमारे लर्निंग सोर्स के लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आई होप यदि आपने पेशेंसफुली इस वीडियो को कंप्लीट देखा है जो एक कंप्लीट रोड मैप है तो आपको बहुत सारे डाउट नहीं आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पावर BI को इंस्टॉल करते हैं और एक के बाद एक टॉपिक इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं इजी तरीके से आसान भाषा में समझा सकूं। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।